पर प्रॉपर्टी थी, वहां डोमेस्टिक वायलेंस के जो केसेस थे वो महज 7% थे। और ये 2014 के मैं आंकड़े बता रही हूँ। और जहां महिलाओं के पास लैंड में और प्रॉपर्टी में अधिकार नहीं थे, वहां डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस 49% उनकी स्टडी में पाए गए। और ये केरला की हम बात इसलिए करें जहाँ के सोशल इंडिकेटर्स, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ हम इसको रिलेट करना चाह रहे हैं कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होते हैं उनसे बचने में भी एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन है उनके नाम पर प्रॉपर्टी का होना, उनके नाम पर लैंड का होना, उनके नाम पर हाउस का होना, घर का होना, इमूवेबल एसेट्स का होना। ऐसा कहा जाता है कि जहां महिलाओं के पास प्रॉपर्टी में अधिकार होते हैं वहां परिवार गरीबी से बाहर आते हैं, वहां शिशु मृत्यु दर कम होती है, वहां जो कृषि में प्रोडक्टिविटी है वो ज्यादा होती है, क्योंकि जहां भी देखा जाए कृषि क्षेत्र में ज्यादातर महिलाएं ही काम करती हैं। तो क्यों जरूरी है महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक मिलना? कानून तो देता है, कोर्ट भी देता है, लेकिन क्यों परिवार और भाई अगर उन्हें हक नहीं दे रहे तो जाहिर सी तौर पर ये बात आती है कि वो उनका हक छीन रहे हैं। अब महिलाएं कैसे प्रॉपर्टी में अपना क्लेम करें, कैसे अपने प्रॉपर्टी में हक को प्राप्त करें, इस पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं ऐश्वर्या भाटी जी, जो कि सीनियर सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट है और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया है। बहुत बहुत स्वागत है ऐश्वर्या भाटी आपका हमारे कार्यक्रम में। जी, थैंक यू वेरी मच पूर्णिमा जी, इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस वेरी इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ऐश्वर्या जी, मैं आपसे इस सवाल के साथ शुरू करना चाहूंगी कि कैसे महिलाएं प्रॉपर्टी में अपना हक प्राप्त करें, किस तरह का इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट उन्हें मिले, कि जिस तरह से किसी अपराध के बारे में एक लेटर पर वो लिख देती है कि मुझे मेरे साथ ये अपराध हो रहा है, तो उनको न्याय देने में पूरी व्यवस्था रुक जाती है। इसी तरह अगर प्रॉपर्टी का हक, जो कि सोशल सिक्योरिटी उनको देने की जरूरत है, जीवन जीने के लिए एक बहुत बुनियादी हक है जो उन्हें मिलना चाहिए, जो नहीं मिलता है, इसको प्राप्त करने में महिलाओं की किस तरह से मदद हो सकती है, कैसे वो इस लड़ाई को शुरू करें? देखिए, लड़ाई को शुरू करने का पूरा मैकेनिज्म कॉन्स्टिट्यूशन में भी है और उसके बाद में 1987 में जो लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज एक्ट आया और उसके तहत जो पूरा पिरामिड, एक पूरा पैराफिनेलिया है लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज का, जो पूरे देश में है। नेशनल लेवल पे नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज है, जिसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। स्टेट लेवल पे हर स्टेट की अपनी लीगल सर्विसेज अथॉरिटी है, उसको हेड करते हैं चीफ जस्टिस उस स्टेट के हाई कोर्ट के। उसमें सीनियर जजेस होते हैं, उसमें सीनियर डिस्ट्रिक्ट जजेस होते हैं, सीनियर हाई कोर्ट जजेस होते हैं, सीनियर लॉयर्स होते हैं, अच्छे लॉयर्स उसमें वॉलंटियर करते हैं। ये अनफॉर्चुनेट है पूर्णिमा जी कि इतना बड़ा एफर्ट है और इस एफर्ट के बारे में अभी अवेयरनेस काफी कम है। तो मैं आपके माध्यम से सबको ये बताना चाहूंगी, महिलाओं और बहनों को खास करके, अदरवाइज में लीगल एड कमेटी में जो आपको रिलीफ मिलता है ये कुछ पैरामीटर्स में मिलता है, अगर आपकी फाइनेंशियल कैपेसिटी किस लेवल से नीचे है। लेकिन महिलाओं और बच्चों के सारे अधिकारों से रिलेटेड इश्यूज यहाँ आपको फ्री लीगल एड, कंसल्टेशन, लॉ, आपके केस के प्रिपरेशन, पैरवी, सब स्टेज पे, हर केस में और हर कोर्ट में, चाहे आप नीचे के कोर्ट से शुरू करें और चाहे आप टॉप के कोर्ट सुप्रीम कोर्ट तक आए, तो उसको अवेल कीजिए। ये संविधान के जो हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं वहां से निकला हुआ अधिकार है, जो स्टैट्यूटरी राइट बना है। और आज आपको इजीएस्ट तरीका यह है कि हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, दुनिया के देश के हर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और कई जगह तो मुंसिफ कोर्ट्स में भी लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटीज के ऑफिसेज हैं कोर्ट प्रेमाइसेस में ही, और एक फ्री टोल फ्री नंबर भी है, तो आप टेलीफोन करके भी चेक कर सकते हैं। प्लीज उस सुविधा को अवेल कीजिए। तो आप ये कह रही हैं कि कोई भी महिला जिसका प्रॉपर्टी में हक है, अपनी एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में या किसी भी प्रॉपर्टी में जो उनका हक है, अगर वो उसको लेना चाहती है तो उनका साथ देने के लिए कानून मौजूद है और सारा सिस्टम उसके लिए मौजूद है। जी, हर तरह से मौजूद है। ये खाली प्रॉपर्टी रिलेटेड कानूनों के लिए नहीं है, महिलाओं और बच्चों से रिलेटेड कोई भी अगर कानूनी अड़चन है तो उसके कंसल्टेशन के लिए, उसकी समझाइश के लिए, उसमें वे फॉरवर्ड के लिए और केस की पैरवी के लिए पूरी तरह से मैकेनिज्म अवेलेबल है। जी, क्योंकि ये कहा जाता है कि महिलाओं के पास संसाधन नहीं होते, रिसोर्सेस नहीं होते कि वो कानूनी लड़ाई इतनी लंबी लड़े।
तो ऐसे में कहाँ से वो उनको मदद मिले, कैसे वो प्रॉपर्टी में अपने हक के लिए अर्जी दें, कैसे जो कानूनी प्रक्रिया है उसमें पूरा जो टाइम और एनर्जी और जो रिसोर्सेज जाते हैं या फिर जो रिसोर्सेज लगते हैं जो उसको आगे बढ़ाने में उनके पास शायद इतनी रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं होते। अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में जो रिसोर्स क्रंच है वो रिसोर्स क्रंच जुडिशरी में भी है। जस्टिस डिलीवरी मैकेनिज्म में इतना रिसोर्स क्रंच है कि जो डिलेज हैं वो हमारे सिस्टम को मतलब दीमक की तरह खा रही हैं, और उसका सबसे ज्यादा खामियाजा यही भुगतना पड़ता है कि जो वल्नरेबल ग्रुप्स होते हैं, जो ऑलरेडी जिनके लिए अपने राइट्स को असर्टेन कर पाना, अपने राइट्स का विंडिकेशन आके कोर्ट में ले पाना वो मुश्किल होता है। ऐसे वल्नरेबल ग्रुप्स के लिए और ज्यादा मुश्किल हो जाती है जब लड़ाई लंबी चलती है और ज्यादा एफर्ट्स, एनर्जी और टाइम और पैसा हर चीज की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी बहुत अच्छी एक फैसिलिटी है। आप खाली एक गूगल सर्च कीजिए कि आपके स्टेट में क्या है, उसका लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी का हेल्पलाइन नंबर क्या है, उनको फोन कीजिए। आपके घर से नियरेस्ट जो भी जगह है वहां जाके अपने पेपर्स दीजिए, उनसे राय लीजिए वहां उनके। और मैं आपको बता दूं पूर्णिमा जी, कई क्लाइंट्स को ऐसा लगता है, कई लोगों को ऐसा लगता है कि अच्छे लॉयर्स अवेलेबल नहीं होते लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज पे। ये एक गलत धारणा है, क्योंकि अच्छे से अच्छे लॉयर्स लीगल एड्स, ये एक लॉयर्स के लिए एज अ मैटर ऑफ मतलब ऑनर होता है कि आप वॉलंटियर काम कर रहे हैं, आप मदद कर रहे हैं। तो अच्छे से अच्छे लॉयर्स कोर्ट्स के अपने लीगल एड कमिटीज में वॉलंटियर लॉयर्स होते हैं। मैं खुद 20 साल से सुप्रीम कोर्ट की लीगल एड कमेटी की वॉलंटियर लॉयर हूं। तो ये फैसिलिटी बहुत अच्छी है, प्लीज इसको पूरी तरह से यूज कीजिए। तो आपके माध्यम से, इस कार्यक्रम के माध्यम से अपने दर्शकों को बता सकते हैं कि अगर उनको क्योंकि हम एक मुद्दे पर आज बातचीत कर रहे हैं कि उनको प्रॉपर्टी में महिलाओं को कैसे हक मिले, अगर उन्हें हक चाहिए तो प्रैक्टिकली उनको कहाँ से शुरुआत करनी होगी, किस अथॉरिटी में जाना होगा। मान लीजिए कोई दिल्ली में रहता है या कोई हरियाणा में रहता है, तो वो कहाँ जाए, वो महिला कहाँ जाकर एप्लीकेशन दे और फिर आगे की प्रक्रिया कैसे रहेगी? देखिए, जो आपको प्रॉपर्टी के अधिकारों के लिए आपको पार्टीशन का सूट फाइल करना पड़ेगा कि उस प्रॉपर्टी में आपको पार्टीशन मिले, आपका हक मिले, जो आपका अधिकार है। और अगर आपको विल से मिला है तो वसीयत विल से अगर मिला है तो विल की प्रोबेट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। बट ज्यादातर इश्यूज ये इंटेस्टेट के होते हैं, तो आपको पार्टीशन, इंटेस्टेट डेथ का मतलब ये होता है कि जहां जो प्रॉपर्टी के ओनर है वो बिना विल या वसीयत किए जिनकी डेथ हो जाती है, तो सक्सेशन के लॉज अप्लाई करते हैं कि किस तरह से सक्सेशन होगा, उसमें पार्टीशन का सूट होता है। इसमें मैं आपको बता दूं कि इमूवेबल प्रॉपर्टी जहां है वहीं पे उसका जुरिस्डिक्शन होता है, कॉज ऑफ एक्शन वहीं माना जाता है। अगर मल्टीपल इमूवेबल प्रॉपर्टीज हैं, मान लीजिए आपके फादर की प्रॉपर्टी का पार्टीशन आप चाह रही हैं, तो वो प्रॉपर्टी, मान लीजिए एक प्रॉपर्टी दिल्ली में हो और एक प्रॉपर्टी जयपुर में हो, तो आप जयपुर या दिल्ली दोनों में से एक जगह कर सकते हैं पार्टीशन का सूट। और आप जहां रहते हैं, जहां आपकी कन्वीनियंस है, वहां देखिए और वहां की लीगल एड सर्विसेज अथॉरिटी में जाइए अगर आप फ्री लीगल एड चाहते हैं तो। और अगर आप सक्षम हैं, अच्छे लॉयर्स को जानते हैं, तो आप अपनी तरह से भी प्रोसीड कर सकते हैं। जी, यहाँ मैं चर्चा करना चाहूंगी, हाल ही में जो सुप्रीम कोर्ट ने क्लैरिफिकेशन दिया है हिंदू सक्सेशन एक्ट में कि महिलाओं को और जो मेल मेंबर्स हैं उनको बराबर का हक होगा एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में, और ये रेट्रोस्पेक्टिव भी लागू होगा। अगर इससे आप हमारे दर्शकों को समझा पाएं इसका मतलब क्या है? मैं थोड़ा सा, अगर आप परमिट करेंगे तो मैं थोड़ी सी जर्नी शुरू से आपको बताना चाहती हूँ। देखिए, 1956 में हिंदू सक्सेशन एक्ट आया है। पहले तो जब हम सक्सेशन की बात करते हैं तो एक्चुअली ये हमारा मिसफॉर्च्यून है कि आज भी हमें पर्सनल लॉज की बात करनी पड़ती है कि हम किस रिलीजन से हैं, उससे डिसाइड होता है कि हमारा क्या सक्सेशन का अधिकार है, हमारा प्रॉपर्टी पे क्या अधिकार है। लेकिन अगर हम बाय एंड लार्ज एक मेजॉरिटी की बात करें तो हिंदू सक्सेशन एक्ट अप्लाई होता है हिंदूज को। और उसमें 1956 में जब ये पहली बार लाया गया तो उससे पहले तो हिंदू महिलाओं को प्रॉपर्टी का कोई अधिकार था ही नहीं। वो खाली एक लिमिटेड एस्टेट के रूप में प्रॉपर्टी को ओन कर सकती थी, चाहे वो अगर विडो हैं तो उनको एज मेंटेनेंस मिला है या कोई लाइफ इंटरेस्ट मिला है, उनको इंडिविजुअली एब्सोल्यूट टर्म्स में प्रॉपर्टी ओन करने का कोई तरीका नहीं था। तो 1956 में जब पहली बार सक्सेशन एक्ट लाया गया तो महिलाओं को पहली बार प्रॉपर्टी ओन करने का अधिकार मिला। लेकिन
जो जॉइंट फैमिली प्रॉपर्टीज हैं, जो एक मिताक्षरा स्कूल ऑफ पर्सनल लॉ का एक सिस्टम है, वो जॉइंट फैमिलीज में की प्रॉपर्टीज में महिलाओं को अधिकार नहीं दिया गया 1956 में। ये अधिकार आया 2005 के अमेंडमेंट से, जब सेक्शन 6 में ये अमेंडमेंट किया गया कि और महिलाओं को इक्वल कोपार्टनर बना दिया गया। कोपार्टनर वो होते हैं जो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में जहां कर्ता जिसके हेड होते हैं और अनडिवाइडेड एचयूएफ जिसको हम जानते हैं एचयूएफ के नाम से, तो उसके जितने मेंबर्स होते हैं वो कोपार्टनर्स कहलाते हैं। और महिलाओं को कोपार्टनर होने का कोई अधिकार पहले था ही नहीं। 2005 के, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल। 2005 के अमेंडमेंट के बाद पहली बार महिलाओं को यह अधिकार मिला कि वो एज ए कोपार्टनर उनको अधिकार है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी में भी, एचयूएफ प्रॉपर्टीज में भी। लेकिन वो अधिकार प्रोस्पेक्टिव था और उसके बाद में कुछ जजमेंट्स आए जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर फादर की डेथ या कर्ता की डेथ उस अमेंडमेंट के आने से पहले हो चुकी है तो महिलाओं को वो पार्टीशन का अधिकार नहीं मिलेगा। अब जो ये जजमेंट आया, इसके बाद एक और बेंच ने इसको डिफर किया, तो दो जब इक्विवेलेंट बेंचेस में थोड़ा आपस वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हुआ तो लार्जर बेंच के सामने गया। और लार्जर बेंच का ये जजमेंट जो आया है पिछले हफ्ते, ये बहुत ही एक मॉन्यूमेंटल और एक बड़ा मील का पत्थर साबित होने वाला जजमेंट है पूर्णिमा जी, क्योंकि इसने ये कह दिया है कि जो 2005 में अधिकार मिला महिलाओं को वो रेट्रोस्पेक्टिव है, शुरू से अधिकार है। वो ये नहीं है कि 2005 के बाद में अगर आपके कर्ता की या आपके जो ओनर हैं उस प्रॉपर्टी के उनकी डेथ होती तो ही अधिकार मिलेगा। खाली उसमें केविएट ये है कि 2005 से पहले अगर पार्टीशन हो चुका है रिटन एग्रीमेंट से, इससे पहले ओरल पार्टीशन को भी माना जाता था क्योंकि फैमिली अरेंजमेंट वगैरह माना जाता था कि फैमिली अरेंजमेंट अगर विटनेसेस हो, लेकिन इसमें सुप्रीम कोर्ट ने साफ ये कह दिया कि पूरी तरह से अधिकार मिलेगा। विमेन हैव इक्वल राइट्स एज अ मेल को-पार्टनर। तो मतलब जो एक छोटा सा क्या काफी बड़ा डिस्क्रिमिनेशन रह गया था, उसको भी पूरी तरह वाइप आउट करते हुए कोर्ट ने पूरे अधिकार हिंदू महिलाओं को दे दिए। जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2005 से पहले अगर पिता की मृत्यु हो चुकी है लेकिन रिटन पार्टीशन नहीं हुआ तो भी महिला क्लेम कर सकती है उस प्रॉपर्टी। बिल्कुल बिल्कुल, इक्वल अधिकार है आपका और पार्टीशन भी आप क्लेम कर सकते हैं। पहले महिलाओं को यह अधिकार नहीं था कि वो एचयूएफ प्रॉपर्टी का पार्टीशन करा सकें। जी, तो ऐसे में मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि मान लीजिए कि पिता से प्रॉपर्टी में हक मिला है महिला को, लेकिन भाई नहीं दे रहा है वो हक, जो कि ज्यादातर केसेस में नहीं मिलता है। अब ऐसे में महिला क्या करे, कैसे अपना प्रॉपर्टी में हक प्राप्त करे? अलग लड़ाई है पूर्णिमा जी। देखिए, जब तक कानून तो आ जाएंगे लेकिन कानूनों को के साथ साथ जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, ये माइंडसेट का जो प्रॉब्लम है, ये माइंडसेट जब तक चेंज नहीं होगा तब तक इसका रियलाइजेशन होना बहुत मुश्किल है। क्योंकि आज भी हम देखते हैं कि परिवारों में यही ट्रेंड है कि बेटियों को नहीं दें और बेटों को दें। एक्चुअली इसका एक आध लीगल इशू भी है। जब हम महिलाओं की जिस तरह इनहेरिटेंस होती है उस पर बात करेंगे, लेकिन अगर आपको कोई भी उस अधिकार के आड़े आ रहा है तो आप किसी को अधिकार नहीं है बीच में आने का, चाहे वो आपके भाई हो, चाहे वो आपकी मदर हो, चाहे वो आपके परिवार के कोई भी सदस्य हो। आप एक बार, मैं ये नहीं कहूंगी कि परिवार में सीधा कोर्ट केस में चले जाइए, एक बार समझाइश करने की कोशिश कीजिए, उनको बताइए कि कानून में मेरा पूरा अधिकार है, अगर आप नहीं दोगे तो मुझे आपको जबरन कोर्ट ले जाना पड़ेगा। और ये परिवार में कोर्ट ले जाने तो एक बार कोशिश कीजिए, ना माने तो फिर आप जरूर एक बार लीगल नोटिस दीजिए और फिर उसके बाद में पार्टीशन का केस कर दीजिए, क्योंकि कानून में आपका अधिकार पूरा है। जी, कानून में अधिकार पूरा है, लेकिन जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, वो चुप हो जाती हैं कि परिवार में शांति रहे, सद्भाव रहे, तो एक हार्मनी रहे। लेकिन उस चुप रहने के चक्कर में उनके साथ अन्याय होता रहता है जिंदगी भर। और ये परिवार इस बात को नहीं समझते कि अगर आप महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा नहीं देंगे तो फिर वो कहाँ जाएंगी। मतलब आप उन्हें बाहर छोड़ रहे हैं समाज में शोषण के लिए, वो एक्सप्लॉयटेशन का सारे रास्ते खोल देते हैं। अगर एक महिला को प्रॉपर्टी में हक नहीं दे रहे, उसकी सोशल सिक्योरिटी इंश्योर नहीं कर रहे। तो यहाँ मैं आपसे जानना चाहूंगी कि महिलाओं को प्रॉपर्टी में कौन सी प्रॉपर्टी में हक प्राप्त होते हैं? हर तरह की प्रॉपर्टी में, अब कोई डिस्टिंक्शन नहीं हो जाए। जी नहीं, देखिए ऐसा है कि डॉटर्स का अलग है, मदर्स का अलग है। तो ऐसे ये मेरे को आपको ऐसे बताना पड़ेगा कि अगर पुरुष
इंटेस्टेट उसकी डेथ होती है, उसकी प्रॉपर्टी के डिवोल्यूशन की बात है, तो पुरुष के क्लास 1 हेयर्स होते हैं, एक उसकी मदर, एक उसकी विडो और उसके बच्चे। और ये जितने होंगे, जैसे मान लीजिए मदर उनकी जिंदा है, उनकी एक विडो है और मान लीजिए उनके 2 बच्चे हैं, तो वो प्रॉपर्टी 1/4 शेयर में, क्योंकि ये 4 एयर्स हो गए तो 1/4 शेयर में चारों के पास बट जाएगी। और ये क्लास 1 एयर्स अगर नहीं होते तो फिर ये क्लास 2 एयर्स और क्लास 3 क्लास 4 में जाते हैं, जहां डिस्टेंट रिलेटिव्स को मिलने का उनकी कैटेगरी के हिसाब से है। पर क्लास 1 एयर्स जो हिंदू मेल के हैं वो है मदर, विडो और बच्चे। और अगर बच्चों की कोई बच्चे डेथ हो चुकी हो ऑलरेडी तो उनके बच्चों को भी उसमें अधिकार, पर वो ही शेयर जो उनके बेटे को मिलता। और जो लेडी है, अगर किसी लेडी की डेथ होती है तो इसमें एक्चुअली डिस्पैरिटी है पूर्णिमा जी। मेरा ऐसा मानना है कि इसमें कानून में बदलाव की जरूरत है, क्योंकि महिलाओं के अगर प्रॉपर्टी की बात आती है कि वो डिवॉल्व कैसे होगी, तो उनके नंबर 1 उनके जो एयर्स होते हैं वो होते हैं बच्चे एंड हस्बैंड। तो बच्चे एंड हस्बैंड दोनों आते हैं। सेकंड नंबर पे उनके एयर्स होते हैं कि एयर्स ऑफ हस्बैंड। थर्ड नंबर पे उनके एयर्स होते हैं, ये है सेक्शन 15 है हिंदू सक्सेशन एक्ट का। और तीसरे नंबर पे माँ बाप आते हैं। तो कई जगह पे माँ बाप अपनी बेटियों को प्रॉपर्टी इसलिए नहीं देना चाहते क्योंकि बेटियां प्रॉपर्टी पहले नंबर पे ले रही हैं, लेकिन बेटी की अगर डेथ हो रही है तो वो प्रॉपर्टी माँ बाप तो तीसरे नंबर पे आ रहे हैं बेटी के सक्सेशन में जी। और फिर चौथे नंबर पे एयर्स ऑफ फादर और लास्ट नंबर पे एयर्स ऑफ मदर। ये महिलाओं के सक्सेशन के रूल्स हैं हिंदू सक्सेशन एक्ट में। इसमें 2 एक्सप्लेनेशन खाली ये हैं कि अगर महिला प्रॉपर्टी अपने फादर की तरफ से या मदर की तरफ से इनहेरिट करती है तो वो उसके बच्चे हो तो बच्चे ना हो तो फादर के एयर्स को पहले जाएगी। लेकिन अगर वो अपने प्रॉपर्टी हस्बैंड की तरफ से इनहेरिट करती है तो पहला बच्चे, और बच्चे ना हो तो हस्बैंड के और या फादर इन लॉ के एयर्स की तरफ जाएगी। पर इसमें एक इंटरेस्टिंग लेक्यूना रह गया। वो लेक्यूना उस टाइम सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया 56 से पहले कि कानून नहीं आया, उससे पहले प्रॉपर्टी ओन ही नहीं कर सकते थे। तो ये इमेजिन कर पाना कि महिलाएं प्रॉपर्टी की ओनर होंगी, ये एक डिफिकल्ट प्रपोजिशन था। तो इसमें कहीं ये प्रोविजन नहीं कि अगर महिला खुद उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी है तो उसकी सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी में किस तरह से उसके फादर मदर का जो नंबर है वो तीसरे नंबर पे आता है। तो ये थोड़ा सा जस्टिफाई होने की जरूरत है कि महिलाओं का जो सक्सेशन का ऑर्डर है वो भी प्रॉपर हो। उससे मुझे लगता है कि काफी फर्क पड़ेगा। तो ये मैंने आपको समझा दिया कि मदर होंगी तो कैसे होगा, विडो होगी तो कैसे होगा, डॉटर होगी तो कैसे होगा। जी जी। साथ ही जिस तरह के आपने बताया कि महिलाओं को लेके जो कानून है वो बड़े बायस है, जैसे चाइल्डलेस कपल की बात आ जाती है और उसमें भी अगर महिला के नाम पर प्रॉपर्टी है, अगर हस्बैंड वाइफ दोनों की डेथ हो जाती है तो प्रॉपर्टी महिला के फादर मदर को नहीं जाएगी या उनके परिवार को नहीं जाएगी, लेकिन जो हस्बैंड था उसके परिवार को जाएगी। तो इसमें कई तरह के सुधार की जरूरत है महिलाओं के प्रॉपर्टी में हक को लेकर, और जो बायस हम देखते हैं इस लॉ में। महिलाओं के हक तो सही हो गए पूर्णिमा जी, वो इक्वल राइट्स हो गए, उसमें कोई अब प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन महिलाओं की प्रॉपर्टी खुद की कैसे सक्सीड हो, उसमें थोड़े बदलाव की जरूरत जरूर मुझे लगती है। पर अभी देखिए, ये पूरा नैरेटिव जो हम बात कर रहे हैं, ये पूरा नैरेटिव हम खाली हिंदुओं के कानून की बात कर रहे हैं। एक पूरा पॉपुलेशन का बड़ा हिस्सा है जो इससे पूरी तरह अलग है। इसमें वैसे हिंदू लॉ में बुद्धिस्ट, जैन, सिख आ जाते हैं, लेकिन अदरवाइज जो अप्लाई होता है, क्योंकि हमारा यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है। हालांकि संविधान ने तो कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड होना चाहिए, और धीरे धीरे बाकी सारे कानून तो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल हो गए पूर्णिमा जी। लेकिन शादी और सक्सेशन, ये 2 चीजें हैं जहां पे महिलाओं पे अंकुश लगा के रखने की जरूरत है। रिलीजन के ठेकेदारों को वहां 2 अंकुश लगा के रखने वाली जगहों पे ना तो जेंडर न्यूट्रल लॉज हुए ना रिलीजन न्यूट्रल लॉज हुए। और सिविल रिलेशनशिप की हम बात करें तो सिविल रिलेशनशिप खाली पति पत्नी या फादर और डॉटर की नहीं होती। सिविल रिलेशनशिप आप किसके साथ काम कर रहे हैं, कौन आपके लिए काम कर रहा है, घर कैसे बना रहे हैं, टैक्स कैसे दे रहे हैं, बिजली कैसे है, सब सारी रिलेशनशिप सिविल हैं। जो क्रिमिनल नहीं है वो सब सिविल हैं, पर वो सब आज हमारी रिलीजन लॉज उनको कवर नहीं करते। लेकिन शादी और सक्सेशन
ये दो चीजें आज भी रिलीजन लॉज कवर करते हैं। और इसमें मॉमडन लॉज में तो महिलाओं की स्थिति इतनी खराब है पूर्णिमा जी कि उनको 1/2 ऑफ द मेल चाइल्ड माना जाता है, कि बेटे को जितना मिले उससे मतलब एक स्टैंडर्ड रूल ये है कि उसका आधा बेटियों को मिले, ये ही कानून है। और जो पारसीज, जूस, क्रिश्चियंस हैं उनको इंडियन सक्सेशन एक्ट गवर्न करता है, जहां इक्वालिटी है, लेकिन फिर भी उनके जो पर्सनल कई सारी स्कूल्स ऑफ थॉट्स हैं और पर्सनल उनके कस्टम्स हैं वो उनको कहीं ना कहीं गवर्न करते हैं। तो ये डिस्पैरिटी सबके लिए हटने की जरूरत है। और जो यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं उनको हमें खाली ये कहने की जरूरत है कि ठीक है आप यूनिफॉर्म सिविल कोड मत लाइए, खाली मैरिज और सक्सेशन को ले आइए। और देखिए एक एग्जांपल आपको दूं पूर्णिमा जी, अडॉप्शन भी पर्सनल लॉ से गवर्न होता था, रिलीजियस लॉ से गवर्न होता था। इनफैक्ट अडॉप्शन तो हिंदू लॉ के अलावा कहीं और उसका प्रोविजन ही नहीं था, क्योंकि हिंदुओं में ये प्रथा थी कि आपको वो पिंड दान और श्राद्ध और ये हुए बिना मोक्ष नहीं मिलेगा। तो एक प्रथा थी कि आप अडॉप्ट करेंगे, और बाकी सारे रिलीजन्स में खाली आप बच्चा ले सकते थे, पर आप उसके गार्जियन हो सकते थे, वो आपका वार्ड होता, पर वो आपका बेटा या बेटी नहीं होता। लेकिन जुवेनाइल जस्टिस एक्ट आया, कारा की गाइडलाइंस आई, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए, आराम से हट गया। आज अडॉप्शन लॉ इतना अच्छा जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल है कि सिंगल लेडीज भी अपने आप बच्चा अडॉप्ट कर सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो शादी के उसमें हो तभी वो बच्चा अडॉप्ट कर पाए। ये रिवॉल्यूशन और ये रिफॉर्म हमारे को मैरिज और सक्सेशन लॉज में भी लाने की जरूरत है। जी, यहाँ पर ये भी मैं चर्चा करना चाहूंगी कि किसी भी महिला को एम्पावर करने में जो प्रॉपर्टी का अधिकार है बहुत अहम हो जाता है। ये भी हमें देखने को मिला था कि स्टैंप ड्यूटी लगती उसको, वो क्योंकि महिलाओं के नाम पर कम है तो उस वजह से महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी की जाती थी। या फिर ये भी देखने को मिलता है कि जो महिलाओं के नाम पर प्रॉपर्टी है वो इसलिए उनमें ज्यादा परसेंटेज जो है वो विधवाओं की है, यानी वो अपना पूरा जीवन एक सोशल सिक्योरिटी के बिना गुजार देती हैं, और जब पति की कभी प्रॉपर्टी मिलती है तब उसकी डेथ के बाद तब उनको वो प्रॉपर्टी में हक मिल रहा है, वो भी बहुत कम है। तो ये परसेंटेज महिलाओं के नाम पर जितनी भी है प्रॉपर्टी में, एक तो हमारे पास ऐसे आंकड़े नहीं है, वो स्टेट वाइज आपको बहुत एफर्ट लगा के कलेक्ट करने पड़ेंगे, जो कि प्रोफेसर बीना अग्रवाल ने उस समय 2005 में जो अमेंडमेंट आया वो उस मुहिम को आगे लेकर चल रही थी। उन्होंने इस विषय में काफी रिसर्च की, काफी मुहिम चलाई और काफी काम किया, तब जाके हमने ये अमेंडमेंट्स देखे। तो जो बुद्धिजीवी वर्ग है समाज का, उसको इस दिशा में काफी काम करने की और इसमें जो कमियां हैं उसमें सुधार की जरूरत है। तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि कितनी अवेयरनेस लाने की जरूरत है। इस जो कानून है या कोर्ट भी कह रहे हैं, हमारे समाज में एक्सेप्टेंस नहीं है कि जो अगर पिता है तो उनकी ये कोशिश होती है कि वो बेटे के नाम प्रॉपर्टी करे, जो विल्ड प्रॉपर्टी होती है, तो वहां भी लड़कियों को या बेटियों को प्रॉपर्टी में हक देने की एक्सेप्टेंस नहीं है। तो उसको कैसे लाया जाए? क्या भूमिका हमारी कानून में जो अवेयरनेस प्रोग्राम होंगे या सरकार या एडमिनिस्ट्रेशन या पॉलिसी मेकर्स ला सकते हैं कि इस अवेयरनेस और इस एक्सेप्टेंस को कैसे लाया जाए? देखिए पूर्णिमा जी, पहले तो आपने प्रोफेसर अग्रवाल वाली जो बात कही, मैं आपको एक चीज और याद दिलाना चाहूंगी कि यूनाइटेड नेशंस का जो डिक्लेरेशन है वायलेंस अगेंस्ट विमेन का, वो भी ये रिकॉग्नाइज करता है कि महिलाओं के अगेंस्ट वायलेंस जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप रही है सदियों और सेंचुरीज से, जो अनइक्वल पावर रिलेशनशिप है, उसकी वजह से ये ऑफेंसेस ज्यादा होते हैं। और मैं रिसेंटली एक डिबेट में थी जहां हम मैरिटल रेप के क्रिमिनलाइजेशन की बात कर रहे थे। वहां पे भी मेरा मानना यही था कि हमें मैरिटल रेप को पेनलाइज तो हम कर देंगे, पर उससे क्या महिलाएं हैरेस्ड शादियों में रहना बंद कर देंगी? आज महिला मिस्चिफ क्या है, देखिए हमें मिस्चिफ समझना पड़ता है कि महिलाएं ऐसी शादियों में क्यों रह रही हैं जहां उनको उनकी प्रताड़ना हो रही है। दे आर बीइंग ravished and ravaged every day and facing harassments of all kinds, क्योंकि उनको पास इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस नहीं। इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस इंसान को इतना मजबूर कर देती है कि वो हर जगह पे वल्नरेबल हो जाती है, वो एक उस कैटेगरी में आ जाती है कि उसको स्पेशल कानूनों से मदद करने की जरूरत पड़ती है। आपने सही बताया कि कानून तो बहुत अच्छे हैं ही हमारे देश में। इनफैक्ट हमारे संविधान की जो नींव थी इक्वालिटी पे,
उस इक्वालिटी को उन्होंने एक स्टेप आगे ले जाके कहा कि इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ इक्वल्स, और इसीलिए उन्होंने कहा कि महिलाओं और बच्चों के लिए अफर्मेटिव एक्शन की जरूरत है, क्योंकि सदियों तक उन्होंने जो इनइक्वालिटी झेली है, आज वो इक्वल पेडिस्टल पे नहीं है कि उनको इक्वल लॉज अप्लाई कर दें। लेकिन आज भी इतने 74 साल के बाद में भी आजादी की अगर हम इक्वल पेडिस्टल पे महिलाओं को नहीं ला पाए हैं, और जिसका खामियाजा हम सब बाकी चीजों में भुगत रहे हैं, कि वो चाहे महिलाओं के अगेंस्ट में ऑफेंसेस हों, चाहे वो डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस हों, और डोमेस्टिक वायलेंस आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा घर की चार दीवारी में, या जो महिलाएं जिनके साथ इन अ पोजीशन ऑफ अथॉरिटी, इन अ पोजीशन ऑफ ट्रस्ट, कॉन्फिडेंस होती हैं, वहां पे आंकड़े बहुत बड़े हैं इस तरह के सेक्सुअल हैरेसमेंट के केसेस के। तो ये सारी प्रॉब्लम्स का जड़ इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस है। प्रॉब्लम्स बहुत सारी हैं पूर्णिमा जी। कोई भी मैट्रिमोनी का एड अगर आप निकाल के देखेंगे तो लगेगा कि द बॉय अर्न्स वेरी हैंडसमली, लेकिन जैसे ही छोटा मोटा मैरिटल डिस्प्यूट होता है, वैसे ही वो तो बिल्कुल पॉपर बन जाता है, ही इज वर्किंग फॉर नो इनकम इन अंकल्स शॉप और समथिंग, इस तरह के केसेस सारे आते हैं। तो कहीं ना कहीं महिलाओं को इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस से बाहर रखने का, मैंने आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड का एग्जांपल भी इसीलिए दिया कि अपोज करने वाले अपोज कर रहे हैं, लेकिन बाकी सब तो जेंडर न्यूट्रल और रिलीजन न्यूट्रल हो गया। तो खाली क्या पत्नी और बेटी के ऊपर आपका जो अंकुश है उसी को लगाए रखने के लिए आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को अपोज कर रहे हैं। और पॉलिसीज भी सरकार की, आपने सही कहा कि बहुत अच्छी हैं, जो वहां स्टैंप ड्यूटी में बहुत बड़ा रिलैक्सेशन है, जहां लाखों रुपए बचाए जा सकते हैं स्टैंप ड्यूटी में, रजिस्ट्रेशन एक्सेट्रा में। बल्कि एग्रीकल्चर वगैरह में जो लोन्स हैं वो लोन्स लेस कम रेट्स पे मिलते हैं, होम लोन्स कम रेट पे मिलते हैं। अगर आप कोई अपने खेतों में कोई ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाना चाहें तो आपको कम रेट्स पे मिलते हैं अगर वो प्रॉपर्टी महिला की ओन्ड होती है। लेकिन पूर्णिमा जी, मैं राजस्थान से आती हूँ। राजस्थान में एक इंटरेस्टिंग टर्म है जिसको कहते हैं सरपंच पति। संविधान में तो बदलाव आ गया, 73rd और 74th अमेंडमेंट से पंचायत में 1/3 रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन जहां महिलाएं सरपंच है वहां आप देखेंगे कि अक्सर एक नया अथॉरिटी क्रिएट हो जाती है जिसका नाम होता है सरपंच पति, और वो सरपंच जो महिला होती है वो घूंघट करके आज भी उस कुर्सी के पास नीचे जमीन पर बैठी रहती है और सरपंच पति पूरी पंचायत चलाता है। ये बदलाव कानूनों से केवल नहीं होगा, कानूनों का बड़ा रोल है, पर इस बदलाव को आपके और हमारे घर से शुरू होना पड़ेगा। आपके और हमारे बेटे और बेटी के साथ शुरू होना पड़ेगा, आपके और हमारे खुद की जिंदगी से शुरू होना पड़ेगा, क्योंकि देश और समाज की सबसे जो अहम इकाई है, जो सबसे पिवटल इकाई है, वो परिवार ही है। जी, यहाँ मैं एक बात कहना चाहूंगी, क्योंकि मैं लगातार जेंडर इश्यूज पर लिखती भी रही हूँ, काम भी करती रही हूँ। तो इसमें मैं ये देखा जाता है कि जो सोशलाइजेशन होता है किसी भी बेटी का, वो इस तरह से भारतीय परिवारों में होना है कि उसकी शादी होनी है, मतलब इस तरह से नहीं होता कि आपको जिंदगी के लिए तैयार करना है। शादी एक प्राइम ऑब्जेक्टिव बना दिया जाता है, उसी की धुरी के आसपास महिला की जिंदगी घूमती है। क्यों नहीं आप उसे सक्षम बनाते कि उसके पास एक प्रोफेशनल सोर्स ऑफ इनकम हो? क्यों नहीं आप उसे दहेज या सोना देने की बजाय एक घर दे दे, आप एक कमरे का दे पाए, कि अगर उसके साथ कुछ वायलेंस की घटनाएं होती हैं या फिजिकल वायलेंस होता है ससुराल में, तो वो क्यों उसको वहां छत नहीं है इसलिए रहना पड़े मजबूरी में? क्यों नहीं उसके पास अपना ही एक रिसोर्स हो कि अगर कोई उसके साथ गलत कर रहा है, उसका शोषण कर रहा है, उसके साथ वायलेंस कर रहा है, तो वो इंडिपेंडेंट हो कि मुझे जरूरत नहीं है, मैं अपने जहां मैं सुरक्षित रह सकती हूँ वहां रहूंगी, वहां नहीं कहूंगी। शादी इसलिए नहीं की कि मेरे साथ दुर्व्यवहार हो, मेरे साथ फिजिकल वायलेंस हो। तो परिवार या माता पिता की या भाई की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि कैसे वो बहन को सुरक्षा दे सके। दहेज के खिलाफ हमारे देश में कानून है, लेकिन आज भी ये चलता है और लोगों में इसको लेके कोई हिचक भी नहीं देखी जाती। सोशल अगर हम फैक्टर्स देखें तो बहुत इसी तरह शादियां भी होती हैं कि कितना लड़का कमा रहा है उसी हिसाब से। खैर ये सारी बातें मैं सोशल एस्पेक्ट्स पे बात कर रही हूँ, लेकिन जिस तरह हम चर्चा कर रहे थे कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी कम होते हैं। जिस तरह की डॉक्टर बीना अग्रवाल की स्टडी बताती है कि जहां महिलाओं के पास लैंड में, यानी कि कृषि की भूमि में भी उनका हिस्सा होता है या उस पर अधिकार होता है या घर उनके नाम पर होता है। तो इस पूरी चर्चा से जो सामने निकल कर आया वो ये कि महिलाओं के पास प्रॉपर्टी पे तो हक है। आप जिस तरह बता रही हैं कि लीगल एड सर्विसेज भी अवेलेबल हैं, कोर्ट भी ये कह रहा है, कानून भी बता रहा है कि नहीं महिलाओं को, बेटियों को आपको हक देना है, लेकिन इस पूरे कानून को समाज फेल कर रहा है, पूरी तरह फेल कर रहा है।
इक्का दुक्का केसेस आप छोड़ दीजिए, तो अगर समाज किसी कानून को और कोर्ट की जितनी भी हमने क्लैरिफिकेशन देखी या जो भी कहा कोर्ट ने, उन सबको फेल कर रहा है, तो इलाज कहाँ से निकल कर आएगा? पूर्णिमा जी, सही कह रहे हैं आप, ज्यादा केसेस नहीं है, पर मुझे ऐसा लगता है कि धीरे धीरे बदलाव आ तो रहा है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आज महिलाएं हर उस एरिया में, जिस एरिया को मेल बैस्टन कहा जाता था, जहां महिलाओं के लिए वॉशरूम्स तक अवेलेबल नहीं थे, उनका वहां होना तो दूर की बात है, ऐसे हर जगह पे महिलाएं आई हैं। और वो महिलाएं एग्जाम्पल्स बन रही है, क्योंकि वो महिलाएं वहां इसीलिए आ पाई हैं क्योंकि उनके परिवारों ने उनके पंखों को उड़ान दी है, क्योंकि उनके परिवारों ने उनके ड्रीम्स को मतलब को बांधा नहीं है और पिंजरे में बंद नहीं किया है या किसी खूंटे से बांध के कैद नहीं किया है। तो ऐसी जैसे जैसे बेटियां और महिलाएं समाज में डिफरेंट रोल्स प्ले कर रही हैं, प्लस एजुकेशन लेवल बढ़ रही है, अवेयरनेस लेवल बढ़ रही है। और देखिए, असली बदलाव आप और हम, हमारे फादर क्या करें या हमारे ब्रदर क्या करें या हमारे हस्बैंड क्या करें, उस पर हमारा कंट्रोल ज्यादा नहीं है। लेकिन अगर हमारे बेटे को हम रसोई में हाथ बटाने के लिए बुलाएंगे और घर के काम में भी हाथ बटाने के लिए बुलाएंगे, और महिला और अपनी जो फ्रेंड्स हैं, जो महिलाएं हैं, जो बच्चियां हैं, बहनें हैं, कजिन्स हैं, उनके साथ रिस्पेक्टफुल बिहेवियर सिखाएंगे, तो ये देखिए, जनरेशनल चेंज स्लो तो होता है, ऐसा नहीं है कि ये चेंज जल्दी आ सकता है, लेकिन एक लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन इसी का है। कानून इससे ज्यादा रोल प्ले नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप कह रहे हैं ना कि समाज एक्सेप्ट नहीं करता डाउरी के बाद में भी, आज जो महिला अपने प्रॉपर्टी के अधिकार के लिए केस करती है, उसको उस पे लांछन लगाया जाता है कि कैसी बेटी है, कैसी बहन है, अपने भाई को घर से निकाल रही है, अपने फादर की प्रॉपर्टी पे केस कर रही है या ये कर रही है। ये कहीं नहीं कहा जाता कि उसका इक्वल अधिकार है, तो उसका भी उतना ही अधिकार है जितना बेटे का है, लेकिन ये उसको ही समाज इस नजर से देखता है कि जैसे वो गलत काम कर रही हो। लेकिन ये गलत काम बिल्कुल नहीं है, आपका इक्वल अधिकार है, लेकिन हमें भी अपने अधिकारों और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों को साथ लेके चलना पड़ेगा। अधिकार किसी के भी कभी भी आइसोलेशन में एग्जिस्ट नहीं करते, हम सबके अधिकार को एग्जिस्टेंट हैं। और ये नहीं है कि आप बेटियों को अधिकार देंगे तो वो आपको भूल जाएंगी, नहीं, बेटियों को अधिकार देंगे तो बेटियां तो आपके लिए सारी जिंदगी पल के बिछा के रहेंगी। सुप्रीम, मैं आपको बताऊं, इनफैक्ट आई वाज देयर जब ये जजमेंट प्रोनाउंस हो रहा था, और इस बेंच के जो सीनियर जज थे, जस्टिस अरुण मिश्रा, जब उन्होंने जजमेंट प्रोनाउंस किया तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा कहा जाता है और माना जाता है कि बेटा बेटा तब तक होता है जब तक उसकी शादी हो जाती है, और बेटी पूरी जिंदगी आपकी बेटी रहती है। तो बदलाव आना ही है, बदलाव आ रहा है, बहुत धीरे है, पर बदलाव का और कोई फास्ट ट्रैक मुझे तो समझ नहीं आता परिवार में शुरू होने के अलावा। पूर्णिमा जी तो कहीं ना कहीं बेटियों को ही मुंह खोलना होगा थोड़े समय के लिए, चाहे रिश्ते स्ट्रेन होंगे, लेकिन लोगों को आदत तो पड़ेगी, क्योंकि परंपरा विकसित हो चुकी है बेटों के नाम विल करने की, बेटों को प्रॉपर्टी देने की। और बेटियों को कहा जाता है कि आपको जो दे दिया भाई, आपको आपकी शादी के वक्त दे दिया, अब उसके बाद आपका कोई मतलब नहीं है घर से, इस प्रॉपर्टी से, या एंसेस्टर प्रॉपर्टी में भी अगर वो हक मांग ले तो ऐसे लोगों की आंखें खुल जाती है कि पता नहीं इसने क्या कर लिया, मतलब कितनी बड़ी एक अपराधी की नजर से देखने लग जाते हैं, या देना ही नहीं चाहते प्रॉपर्टी में हक, उनके लिए एक्सेप्टेंस नहीं है। सो ये एक्सेप्टेंस लाने में शायद वक्त लगेगा, और बेटियों के नाम पर भी प्रॉपर्टी बनाने की परंपरा विकसित होनी चाहिए, इसलिए क्योंकि आपको उन्हें किसी भी तरह के शोषण से बचाना है। समाज में अगर आपको उसको सुरक्षा देनी है, वो एक सामाजिक सुरक्षा का पहलू है, ताकि वो शादी भी करे तो ससुराल में उसका कहीं शोषण ना हो, उसके साथ वायलेंस ना हो, किसी तरह का फिजिकल वायलेंस नहीं हो। तो तमाम बिंदुओं पर हमने चर्चा की कि किस तरह से महिलाओं को प्रॉपर्टी में हक मिले और उनको हम सुरक्षा दे पाए हर तरह की, क्योंकि इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस बहुत जरूरी है। किसी भी महिला को अगर एम्पावर करना है, सशक्त बनाना है, और जो प्रॉपर्टी से जुड़े महिलाओं को जो हक मिलते हैं या उनको जो कानून है उसको लेके उसको लागू करना जीवन में परिवार का भी वो एक उद्देश्य होना चाहिए। तो बहुत बहुत शुक्रिया ऐश्वर्या भाटी जी हमसे जुड़ने के लिए और इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर अपने विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। शुक्रिया।